प्रचोदया. Check. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. Check. कृष्णा जी स्क्रीन शेयर करेंगे. हम लोग देख रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस या 1 मिनट. एलर्जिक राइनाइटिस या फीवर तब होता है जब 1 मिनट. इसमें देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा एलर्जी है या अस्थमा है, दमा है, ये सभी प्रॉब्लम्स किस सिस्टम से जुड़ी हुई है, किस सिस्टम से कनेक्टेड है हमारी ये प्रॉब्लम्स. ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है ये आज एक्चुअली बाहर बैठे हुए संतोष से कोई और चीज़ नहीं है जिसमें वो कर ले, बन ही नहीं पा रहा है. कहाँ चल रहा है. तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि जो हमारा अस्थमा है ये हमारे किस सिस्टम से रिलेटेड है. जितना अस्थमा, दमा, एलर्जी, ठीक, ये सब किससे संबंधित होगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम. और ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो किससे संबंधित देख रहे हैं, किस सिस्टम से कनेक्टेड है. रेस्पिरेटरी सिस्टम. सब रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं तो पहले हमने क्या देखा, किसी भी डिजीज़ को जब चेक करेंगे तो पहले हमें चेक करना है कि वो किस सिस्टम से कनेक्टेड है. फिर जिस सिस्टम से कनेक्टेड तो रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम हो गया. फिर सिस्टम के बाद क्या चेक करेंगे हम लोग, पहले सिस्टम देखा हमने किस सिस्टम से कनेक्टेड, कॉज फैक्टर देखेंगे. सिस्टम के बाद क्या चेक करेंगे, ऑर्गन चेक करेंगे मैम, किस ऑर्गन को. वेरी गुड, किस ऑर्गन से कनेक्टेड है. पहले हमने सिस्टम देखा, फिर देखा किस ऑर्गन से कनेक्टेड है. ठीक है. फिर थर्ड क्या देखेंगे, क्योंकि पहले तो देख ले संबंधित कहाँ से है, रिलेट कहाँ कर रही है. तो पहले हमने सिस्टम देखा, फिर हमने ऑर्गन देखा, फिर उसके बाद थर्ड में क्या देखेंगे कि उससे संबंधित कौन सा दूसरा ऑर्गन है. क्योंकि कोई भी डिजीज़ होगी, मान लो कफ अगर किसी का बढ़ रहा है तो दूसरा कौन सा दोष घटा हुआ होगा, कम होगा. कफ बढ़ा होगा तो कौन सा दोष उसका वीक है, काम नहीं कर रहा है प्रॉपर. अग्नि तत्व. हमें कोई भी डिजीज़ चेक करना है तो पहले उसका पर्टिकुलर क्या करेंगे, बिल्कुल कॉमन चीज़ों को समझेंगे. पहले उसका सिस्टम देखेंगे, फिर उसका ऑर्गन देखेंगे, बेसिक ऑर्गन कौन सा है, फिर थर्ड में देखेंगे उसकी जो समस्या है वो किस, दूसरा जो हमारा वात पित्त कफ है उनमें से कौन सा दोष जो है वो उससे कनेक्टेड है. या तो वो बढ़ रहा होगा या तो वो घट रहा होगा. ठीक है. अब मान लो भी हम लोग दूसरी तरफ कह दें कि अग्नि तत्व बहुत कमज़ोर है, तो इसका मतलब अगर अग्नि तत्व बहुत कमज़ोर है, फायर एलिमेंट्स वीक है, या पित्त बहुत कम बन रहा है तो कौन सा दोष बढ़ जाएगा, कफ दोष बढ़ जाएगा, कफ बढ़ेगा, है ना. जब पित्त अगर कमज़ोर है, पित्त से संबंधित समय, तो फिर कफ बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है तो पित्त घटा हुआ है. मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट कर रहे हैं. फिर ऐसे ही हम लोग वात को देख लें. अगर हमारा पित्त जो है वो बहुत घट रहा है तो वात क्या होगा, वो बढ़ जाएगा.
पित्त जब जब घटेगा तो कौन कौन से दोष बढ़ेंगे हमारे? वात और कफ। अब ये दोनों बढ़ेंगे घटेंगे कैसे? जिसकी प्रकृति जैसी होगी। जिनकी कफ वाली प्रकृति वाले हैं तो उनका कफ बढ़ जाएगा, और जो वात वाली प्रकृति है उनका वात बढ़ जाएगा। समझ आ गया कि कैसे हमारी सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जो भी डिजीज़ है वो हमारे किस सिस्टम से रिलेटेड है, फिर किस ऑर्गन से रिलेटेड है, फिर थर्ड नंबर पे क्या देखना है कि जो भी हमारा ऑर्गन है जिससे संबंधित है तो वहाँ जो वात पित्त कफ का असंतुलन है तो वो जो असंतुलन है तो वो घटता हुआ है, वहाँ वो जो त्रिदोष में से कौन सा दोष बढ़ा है या घटा है, कम है या अधिक है, जिसके कारण हमारी डिजीज़ डेवलप हो रही है, क्रिएट हो रही है। फिर जो डिजीज़ क्रिएट हो रही है, बढ़ रही है, डेवलप कर रही है लगातार, तो वो हमारी किस ऑर्गन, जो दूसरा दोष है हमारा वो अब घट रहा है उससे संबंधित या बढ़ रहा है। इतना अगर हमने किसी भी कॉन्सेप्ट में ध्यान रख लिया तो फिर आप डिजीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ गए। और नहीं अगर ऐसा समझा तो फिर आपको बार बार कन्फ्यूज़न हो जाए, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट करके आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं, तो सपोज करके हम लोग टोटल में आते हैं कि हमने देखा कि अस्थमा, दमा, फिर एलर्जी, एनाइटिस, ये सब किससे संबंधित है? सब हमारा क्या वीक है, हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। तो अगर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लंग्स की कैपेसिटी प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें हम क्या देखते हैं, बहुत ध्यान से इस क्लास को समझ के, बस एक दो क्लास को समझ लिया तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे आप। ठीक, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या यहाँ कनेक्ट होगा? कोविड-19 में क्या वीक हो रहा था हमारा? लंग्स की जो कैपेसिटी थी वो डाउन हो रही थी। ठीक, ऑक्सीजन जो था वो प्रॉपर हम लोग इनटेक नहीं कर रहे थे। तो ऑक्सीजन इनटेक नहीं करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो प्यूरिफाइड ब्लड जो लंग से प्यूरिफाइड हो रहा है और हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, वो प्रॉपर प्रोसेसिंग में नहीं था। तो इसके पीछे जब लंग्स की इम्यूनिटी कम हो रही थी या लंग्स प्रॉपर वर्किंग में नहीं थे, तो इसको हम लोग कैसे जज कर रहे थे कि इनका या किसी भी मेल फीमेल का क्या कम है? WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या है? इम्यूनिटी दिखाते हैं। बॉडी के किसी भी सिस्टम में, ऑर्गन्स में यदि वीकनेस आ रही है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? जैसे हम लोग योग में चेक करते हैं हड्डियों में कि प्राण तत्व कमज़ोर है, वैसे ही हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या चेक करते हैं? इम्यूनिटी वीक है। कोई भी डिजीज़ हो रही है इट मीन्स इम्यूनिटी वीक है। दूसरा क्या होगा? एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में ये देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो रहा है। कहीं पर भी प्रॉब्लम्स होंगी, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो रहा है। इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हों तब भी आप समझ लेना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, दो कॉज फैक्टर क्लियर हुए कि क्या हम देखेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में? एक WBC हमारा वीक है, सेकेंड हमने क्या देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं या उनके ऑर्गन्स हैं वहाँ प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, इस कारण से डिजीज डेवलप हुई है हमारी। ठीक, ये हमने क्या देखा? बेसिक कॉन्सेप्ट देखा किसी भी डिजीज़ के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं कि अब इनको क्योर करना हो तो अब एक तरीका है कि हम कहेंगे कि दिव्या को किसकी दिक्कत है? एलर्जी है, तो हम दिव्या की एलर्जी को ठीक करेंगे। रचना जी को हमने कहा कि बार बार रचना जी को सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है या कफ इतना ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सीमा मैम को हमने कहा कि इनको अचानक से ये कुछ भी सोचती हैं तो इनका अस्थमा बढ़ जाता है, इनको प्रॉब्लम होने लगती है सांस लेने में। ठीक, तो हमने सबके लिए अलग अलग बताया। तो ट्रीटमेंट हम क्या देंगे अगर ओवरऑल देखें तो? क्योंकि हम लोग एलोपैथी तो दे नहीं रहे हैं, तो हम लोग एलोपैथी यदि यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग ओवरऑल ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि लंग्स की जो कैपेसिटी है या इम्यूनिटी है वो कैसे बूस्टअप कर दी जाए। लंग्स की
जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो कैसे बूस्टअप कर दिया जाए। तो जब लंग्स को बूस्टअप कैसे करेंगे इम्यूनिटी को उसकी, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले काम करना है। अब हम लोग एक सिस्टम लेते हैं कि हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा कि प्रॉब्लम कहाँ है, फिर उससे रिलेटेड दूसरा कौन सा दोष प्रभावित हो रहा है, फिर हमने ये भी देखना है कि सारी प्रॉब्लम्स किसके अंतर्गत होंगी, वात पित्त कफ के अंदर ही आएंगी। ठीक है, तो जब जो हमारा वात पित्त कफ का डोमिनेंट होने का टाइम क्या है, वात का टाइमिंग क्या है 2 से 6 है, कफ की टाइमिंग है 6 से 10, 6 to 10 AM, सब ये AM में चल रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में। फिर हमारी थर्ड में हमने क्या देखा कि जो हमारा कफ है, सॉरी वात हो गया, एक मिनट, वात हमारा 2 to 6, कफ 6 to 10 AM, और फिर हमारा जो पित्त है वो 10 to 2 PM। अब इसको हम लोग रिवीजन में ले लेंगे। फिर वही 2 से 6 क्या जाएगा, वात डोमिनेंट होगा, 6 to 10 हमारा कफ डोमिनेंट होगा, और 10 to 2 जो है हमारा, अब मॉर्निंग का AM में जा रहे हैं हम लोग, तो फिर हमारा क्या होगा, वात होगा, सॉरी पित्त होगा। जो हमारा 2 to 6 मॉर्निंग का है वात का, वही शाम का 2 to 6 हो गया इवनिंग में। फिर 6 to 10 कफ का टाइम है सुबह मॉर्निंग में, तो शाम को 6 to 10 हो गया। इसीलिए रात को लोग ठंडा खाने से बचते हैं, कहा जाता है रात को ठंडा ना ले। फिर 2 to 10 हमारा पित्त का टाइम है, तो शाम रात का भी हमारा क्या हो गया 10 to 2 हमारा 10 से 2 पित्त का है, तो वो शाम का 10 से 2 हमारा पित्त का टाइम हो गया। तो अब हम लोग ये क्या हमने समझा, पूरा एक फ्रेम हमारे सामने आया। क्या हुआ, पूरा एक फ्रेम हमारे सामने है कि कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को समय मिलता है, अवसर मिलता है उभरने का, या वो कब बढ़ती हैं और कब घटती हैं। तो अब हमने क्या देखा कि जब हमें समस्या का टाइम भी पता है कि वात की समस्या किस टाइम बढ़ सकती है, पित्त की समस्या किस टाइम बढ़ सकती है, और कफ की समस्या। आप देखना जिनको अगर वात की समस्या हो, सबसे अधिक हार्ट अटैक कब आते हैं, रात, ये वाला जो टाइम है 2 से 6 वाला टाइम है, यही टाइम होते हैं। इसीलिए लोग अक्सर करके नहाने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहाँ क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो टाइमिंग से बात की। फिर जब कफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा खांसी कब आती है, अगर खांसी उभरना शुरू हुई तो सुबह के टाइम आती है। ठीक, फिर ऐसे ही पित्त को देखेंगे, पित्त जो हमारा 10 से 2 है, उस टाइम यदि हमें भोजन ना मिले तो आप देखेंगे कि एक अजीब सी बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी। और 10 से 2 जो रात का टाइम है, उसमें यदि आप सोए नहीं तो आप देखना नींद कब आएगी, अगर आपने 11 और 12 बज गया बाई चांस, तो फिर नींद 2 बजे के बाद आएगी। मेरे पास कितने ऐसे लोग आते हैं जब वो बोलते हैं ना कि हमको कहते हैं रात में नींद ही नहीं आती 2 बजे से पहले। फिर हम उनसे पूछते हैं आप सोए कितने बजे थे, फिर वो कहेंगे ये लंबे समय से हो गया, पता नहीं कौन से उनके स्टार खराब है या कुछ और चीज़ें, बहुत सारी, कुछ भी नहीं खराब है। वो क्या है, जैसे ही पित्त बढ़ जाता है, लीवर ने क्या किया, लीवर को सो जाते तो आराम से वो बाइल को जूस को सिक्रेट कर देता। अब आप जग रहे थे तो अब वो जितना फास्ट सिक्रेट करेगा आपको नींद आएगी नहीं वहाँ पर, क्योंकि अग्नि तत्व क्या है, बढ़ गया है। और अग्नि तत्व जब बढ़ जाएगा तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये हमने क्या देखा कि हमने टाइम से भी देख लिए कि किस टाइम पर कौन सी डिजीज़ हमारी प्रॉपर उभर रही हैं या डोमिनेंट हो रही हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की तरह। इतना ओवरऑल सबको समझ आया कि हमारी किसी भी डिजीज़ को कैसे चेक करते हैं, उसको कैसे देखते हैं। अगर हमें समझना हो, ठीक करना हो, तो पहले हमने उसके सारे कॉज फैक्टर देख लिए, उसके सिम्टम देख लिए, उसके ऑर्गन देख लिए, सिस्टम देख लिए, उसके ये भी देख लिया कि WBC कम होगा, इम्यूनिटी कम है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई नहीं हो रहा। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग ट्रीटमेंट की तरह। तो जो हमारे ट्रीटमेंट दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे। तो ट्रीटमेंट हमारे क्या क्या है, सबसे पहले आएगा षटकर्म। तो षटकर्म में हम लोग अभी बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो षटकर्म में सबसे पहला षटकर्म कौन सा आएगा, नेति क्रिया। वेरी गुड। और क्या आएगा षटकर्म में, मैम कुंजल और नेति आना चाहिए। वेरी गुड, कुंजल और नेति। क्योंकि कफ है तो पहले कुंजल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा गला और जो हमारा कफ जो जमा हुआ है हमारी जो श्वास नली में विंड पाइप के पास, वो सब बाहर हो गया।
जब वो बाहर हो गया फिर हमने उसके बाद नेति कर ली। ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे यदि कुंजल और नेति दोनों करना हो तो पहले किसे करते हैं, पहले कुंजल करते हैं फिर नेति करते हैं। ठीक, पहले कुंजल फिर नेति पहले नहीं करते हैं, पहले कुंजल करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं कि जब हमने कुंजल और नेति कर ली फिर क्या कर सकते हैं। अभी षटकर में कुछ करने योग्य है। मैम वस्ती को त्रिदोषनाशक कहते हैं, तो वस्ती यदि करने की जरूरत पड़ जाए तो वस्ती क्रिया की जा सकती है। ठीक है, धौती में है पर धौती बहुत टफ पार्ट है तो वो नहीं कर सकते, तो उसको चूज नहीं करना है। लेकिन वस्ती इसलिए कर सकते हैं कि जैसे ही अग्नि तत्व हमारा बढ़ जाएगा तो जो हमारा कफ कलेक्ट हो गया है वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। तो वस्ती क्रिया क्या त्रिदोषनाशक भी है तो वो सपोर्ट करेगी। अब आते हैं षटकर्म के बाद यदि हम लोग सूक्ष्म व्यायाम लें तो सूक्ष्म व्यायाम में क्या करेंगे। वक्षस्थल शक्ति विकासक। वेरी गुड, वक्षस्थल शक्ति विकासक जो व्यायाम है सूक्ष्म व्यायाम, उससे क्या होगा लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग्स एक्सपेंड करते हैं तो जो श्वास लेने का रिदम है वो और अच्छा होता जाता है, बेटर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आसन में देखें तो क्या करेंगे। मैम आसन में गौमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, कैमल पोज करेंगे। वेरी गुड, और भुजंगासन भी अच्छा रहेगा, चेस्ट ओपनिंग जितने भी है, धनुरासन भी अच्छा रहेगा, चेस्ट ओपन होगी तो। ठीक है, ये सब जो जिनमें भी हमारा चेस्ट पर क्या आ रहा है एक प्रेशर आ रहा है। ठीक है, और प्रेशर के साथ क्या हो रहा है जो चेस्ट की मसल्स हैं वो एक्सपेंड हो रही है हमारी, तो बस हम समझ लेंगे। और वैसे भी आसन का प्रभाव कब पड़ता है, जिस हमारे सिस्टम और ऑर्गन्स में स्ट्रेचिंग हो जाए, खिंचाव आ जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए पॉजिटिव मैनर में, तो आप समझ लें कि इस ऑर्गन पर हमारे आसन का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तो हमें उन आसन का चुनाव करना है, चूज़ करना है जो डायरेक्ट हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है उनको एक्सपेंड कर रहे हैं, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन हम लोग इनटेक कर पाएँ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में सप्लाई हो जाए। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आसन के बाद। मैम क्रिया में कपालभाति रह गया था, कपालभाति इफेक्टिव रहेगा। हमने तो बोला था सबसे क्या क्या करेंगे, पूछा भी था हमने कुंजल और इसके बाद। ठीक है, कपालभाति करेंगे। ठीक है, कपालभाति सबको पता है किसके लिए है, हमारे कफ दोष का निवारण के लिए। ठीक, तो कपालभाति करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट आते हैं इसी में, तो ये क्रियाएं हो गई, इतना क्लियर होकर बैठना है, माइंड को रखना है कि किससे क्या संबंधित है। फिर हमने आसन किए, आसन के बाद आता है प्राणायाम। कौन से प्राणायाम हमारे लिए अच्छे होंगे। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन। सूर्यभेदी। सीवियर प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे कफ की, तब सूर्यभेदी प्राणायाम करवाएंगे। सूर्यभेदन और सूर्यभेदन, भस्त्रिका भी यूज कर सकते हैं, भस्त्रिका भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है। हाँ, बोलेंगे हिमांशु। स्लो में करवाएंगे ना मैम, ऐसे एकदम से फास्ट वाला नहीं करा के स्लो वाला। स्लो में करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा किस में जा रहा है, प्राणायाम में। वैसे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन सबके लिए अच्छा है, लेकिन अब किसी का नोस्ट्रिल ही बंद है, श्वास ही नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जो समस्या है वो सीवियर होगी तभी तो समस्या है, नहीं तो फिर समस्या ही किस बात की है। तो वहाँ जब समस्या है तो अब क्या करना, सूर्यभेदी प्राणायाम करवाना। राइट नोस्ट्रिल से श्वास लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो राइट से ही लिया, राइट से ही छोड़ा। ये भी ध्यान में रखना है। जब प्रॉब्लम ठीक है तो राइट से लेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे। और ज़्यादा अधिक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल श्वास लेने में हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो राइट से ही लेंगे और राइट से ही छोड़ेंगे। ठीक, ये हमने किया। फिर उसके बाद भस्त्रिका के केवल नॉर्मल ब्रीदिंग, फोर्सफुली नहीं करेंगे, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग की। और डीप ब्रीदिंग को हमने पूरा फोर्स के साथ आराम से, फोर्स भी हो और रेस्ट भी हो, ऐसे करके हमने श्वास को छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आए इसकी ओर हम लोग। फिर अगर हम लोग बात करें प्राणायाम के बाद ध्यान की तरफ आ गए। कौन सा ध्यान करेंगे, सविता ध्यान। ठीक, सविता ध्यान कफ दोष की या तो सभी के लिए कह सकते हैं, और कफ दोष वालों को और डिप्रेशन वालों को सविता ध्यान कराया जाता है। ये करवाया, बोलेंगे कृष्णा जी।
मैम इसमें मुद्रा बंद इसलिए नहीं ले रहे हैं क्या कि उसमें होल्ड नहीं करना है इस वजह से, या पहले मुद्रा ध्यान लेंगे? नहीं, अभी हम बंद लोग वो सिस्टम में जा बंद रहे हैं, फिर अभी आते हैं उसकी तरफ भी आ रहे हैं, ठीक है। अभी आ रहे मुद्रा हैं और बस, बंद। हाँ उसमें भी आ रहे हैं। उसको थोड़ा सा कुछ अलग अलग चीज़ों से डिफाइन करना है, इसलिए इसको पहले इस सिस्टम को ले लें, फिर मुद्रा बंद पे आते हैं। तो ध्यान हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग मुद्रा और बंद की तरफ, ठीक। मुद्रा और बंद में हम क्या करेंगे, कौन सी मुद्रा लगाएंगे जो हमारे कफ दोष को का निवारण कर दे, को कंट्रोल कर दे। इसमें जल और पृथ्वी। सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, वेरी गुड, ठीक। कौन सी मुद्रा लगाएंगे, सूर्य मुद्रा, ठीक। और क्या करेंगे, बंद कौन सा लगाएंगे? मैम बंद तो तीनों ही इफेक्टिव। जालंधर बंद। जालंधर बंद। बंद तीनों ही इफेक्टिव है, ठीक। चाहे तो एक एक करके प्रयास कर लें, अभ्यास कर लें, या फिर जैसे हमने एक प्रैक्टिस करवाई थी ना 4 बार जो प्राणायाम करवाते थे, वैसे अभ्यास कर लें। बंद तीनों, क्योंकि जैसे मूल बंद करेंगे तो भी हमारा जो अग्नि तत्व है वो अच्छा होगा, अग्नि तत्व अच्छा होगा तो कफ मेल्ट कर जाएगा वहाँ पर, ठीक है। जालंधर बंद है, वो सीधे सीधे हमारे पूरा ऊपर के सिस्टम को क्लीन कर रहा है, ठीक है, और इम्यूनिटी को बूस्टअप कर रहा है जालंधर बंद, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे बंद जो है वो तीनों लग गए वहाँ पर, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं डाइट को चेक करते हैं। तो जो डाइट है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, रूखा, मतलब चिकना नहीं लेने का, ऑयली। चिकना लेंगे, पर कौन सा चिकना लेंगे, चिकनाई कैसी लेंगे, गरम गरम जो होगा, गरम भी हो, और चिकनाई कैसे, जैसे सरसों का ऑयल है जिसमें क्षारीय तत्व अधिक, ठीक है, क्षारीय तत्व क्या हो, अधिक हो। सरसों का तेल देखा ना, या अड़ू वाला ऑयल किसने किसने तेल देख कभी डाला होगा, जैसे उसको डालेंगे वो बहुत तेज़ से लगना शुरू हो जाता है। इतना क्षारीय तत्व है उसके अंदर कि उसको डालते ही हमारा जो कफ है वो मेल्ट होना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑयल का यूज़ करना है जिनमें क्षारीय तत्व अधिक है। ये सरसों का तेल ठंडा नहीं होता? गर्म होता है सरसों का तेल, मैंने यूज किया था मैम। हाँ, कफ में सरसों का तेल यूज़ करते, बच्चों की मालिश नहीं करते ठंड में, छोटे बच्चों की, बड़े कोई, ठीक है। तो जो कफ को दूर करता है, कट करता है, ठीक। और क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा, ये किस में गया हमारा, जो हमने यूज़ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो हमने अगर ऑयल थेरेपी यूज़ कर रहे हैं तो हमने ऑयल में से यूज़ किया, नस से जिसे बोलते हैं, इसे बोलते क्या, नस से बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी ऑयल थेरेपीज होती है आयुर्वेद में से नस से बोला जाता है, ये किया। फिर हम लोग डाइट में और क्या करेंगे, भोजन कैसा लेंगे, मैम अभ्यंग भी करेंगे, और तिल का तेल ज्यादा अच्छा रहता है, और चेस्ट पे उसकी मालिश करेंगे। समस्या ज्यादा है तो भाप लेंगे, स्टीम ली जा सकती है। और आहार में सौंठ, अदरक, हल्दी, गर्म सूप वगैरह और जो आंवला हाँ, बहुत जितना अच्छा रहता हमारा है। काढ़ा है, काढ़ा जो शब्द बोलते हैं, वो सबसे अधिक कहाँ फ़ायदा करता है, कफ दोष, ठीक। अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन मोस्टली जो काढ़ा बनाया जा रहा है वो किसके लिए काम आता है, कफ दोष में काम आता है, ठीक है। और कफ दोष में जो चीज़ें गर्म होती हैं वो हमारे दूसरी तरफ जो पित्त है या जो हमारा अग्नि तत्व है उसको क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है। तो वो हो गई। फिर हम भोजन में, भोजन जो ले रहे हैं मान लो, तो हम उसमें क्या लेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, क्या लेंगे, कैसा भोजन लेंगे, मैम सात्विक आहार ही लेंगे, लेकिन उसको मतलब गर्म ऐसा ही लेना है, रेफ्रिजरेटेड ना लें। ये चावल मना करते हैं कफ में। हाँ इसीलिए, ठीक। चावल और केला मना करते हैं। जो चीज़ें फ्रूट में ठंडी भी हैं जिनमें जल तत्व अधिक है उन्हें कफ दोष में थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। मैम बट बहुत से लोगों को केले के लिए मना करते हैं, बट वो ले लेते हैं कि हमें तो लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कफ होगी वो नहीं, ये जब लेंगे हम पका तो बोल केला के। होता है, जो पका हुआ केला, अधिक पका हुआ केला होता है वो कफ दोष और पित्त दोष में फ़ायदा करता है। जो कच्चा थोड़ा सा, जैसे हम लोग सोचते हैं ना बहुत फ्रेश केला खरीद के ले आए, तो वो केला नुकसान करता है, ठीक है। वो कब फ़ायदा करता है, जिनको लूज मोशन आ रहे हो वहाँ फ़ायदा करता है। और पका हुआ केला क्या है, कफ और पित्त दोनों प्रकृति में फ़ायदा करता है, ठीक है, और ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है।
अब नेक्स्ट फिर हमने देखा, ये हमने ले लिया। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी खाने में हम लोग ने क्या समझ लिया, क्या क्या नहीं लेना, जल तत्व जिसमें अधिक हो और ठंडा हो, जिनकी तासीर ठंडी हो, उस भोजन को नहीं लेना है। फिर जो भी ले रहे हैं हम भोजन, वो उसमें फाइबर अधिक हो, क्योंकि फाइबर भी क्या कर रहे हैं, हमारे कफ को मेल्ट करेगा और जो हमारा अग्नि तत्व है या जो बड़ी आंत है वहाँ की गंदगी को हटा देगा। तो जैसे वो हटेगी तो फिर हमारा कफ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं तो हमें यही ना पता हो किस लिए कर रहे हैं उसको, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब हमने ऐसा भोजन भी ले लिया, अब हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम लोग बोलते हैं अस्थमैटिक अटैक आ रहा है, अस्थमैटिक अटैक का मीन्स है साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, आधी से व्याधि की तरफ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग जो अस्थमैटिक अटैक आ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेडिटेशन वाला पार्ट था, प्राणायाम, वो सब यहाँ काम कर रहे थे। अब यहीं पर हमें ध्यान में रखना है यम और नियम का, जो हम लोग देख रहे थे आहार और विहार, ठीक है। वो हमने एक आहार विहार हो गया हमारा बाहर वाला, एक हो गया विचारों वाला। तो अब विचारों वाला आहार विहार कौन सा हमारा है, जो हमारे यम में आता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं उनमें कोई ना कोई जिसमें इससे इंटरकनेक्टेड होगा। किस वे में होगा, नेगेटिव वे में होगा। अब इंटरकनेक्टेड जो भी चीज़ें हमारे ये 10 के 10 जो यम और नियम हैं, इनमें से जो भी पॉइंट्स नेगेटिव वे में वर्क कर रहे हों उनको क्या करना है, हमें धीरे धीरे ठीक करना है, ठीक है। तो वो जैसे ही हम ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, तो अब हमारा विचारों से उनको, मान लो किसी व्यक्ति को हर छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है या किसी को देखकर उसे इरिटेशन होता है, ठीक है। किसी को जब भी हम देखते हैं, नहीं देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब देखा तो हमको इरिटेशन होने लगा, तो ये इरिटेशन क्या है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ में कनेक्ट होगा। तो हमें क्या करना है, अब हम दूसरे को देखकर इरिटेट हो रहे हैं तो इससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किसका हुआ, हमारा अपना हुआ। तो यदि हमारा अपना नुकसान हो रहा है तो हमें क्या करना है, ये जो साइकोसोमेटिक डिजीज़ है इसमें हमें ध्यान से काम करना है कि अपने आप को इतना बूस्टअप कर लेना है प्राणायाम करके, अपनी डाइट को ठीक करके, क्योंकि एकदम से हम समस्या को ठीक नहीं कर सकते, पर समस्या के आसपास के जितना जो इन्वायरमेंट है उसको हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसे हमें क्या करना, अपनी समझ को डेवलप करना है कि यदि हम इस व्यक्ति को देखकर परेशान हो रहे हैं, इट मीन्स समस्या हमारी है, इसकी नहीं है, और इस समस्या का समाधान दूसरा कोई नहीं करेगा, ठीक। चलिए अब बोलेंगे उसमें भी। मैम ये बैक्टीरिया और वायरस दो के थ्रू है, तो साइकोसोमेटिक इसी में ऐड होगा या वो एक थर्ड कैटेगरी बनेगी? थर्ड कैटेगरी, ठीक है। साइकोसोमेटिक तो विचारों में जा रहा है, विचारों में जाएगा जो देखो अब इसको ऐसे समझ लीजिए, चलिए सबके लिए यूजफुल क्वेश्चन है। साइकोसोमेटिक का मीन्स हो गया कि हमारे विचारों से अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमारा जो WBC है, इम्यूनिटी है, वो बहुत वीक हो जाएगी। कि जब हम किसी घटना से किसी को देखकर प्रभावित हो रहे हैं तो इम्यूनिटी वीक है फिर हमारी, ठीक है। तो इम्यूनिटी वीक है तो हमें क्या करना है कि पहले हमें विचारों के लेवल पे जाकर अपनी चीज़ों को ठीक करना है। तो उधर वो ठीक करेंगे, दूसरी साइड हमें क्या करना है, अपनी डाइट को ठीक कर लेंगे, समय पर किस समय उठना है, किस समय सोना है, उस सबको ठीक कर लेंगे। तो इम्यूनिटी दो तरह से ठीक हो रही, एक बॉडी के लेवल पर और एक ब्रेन के लेवल पर। तो ब्रेन के लेवल पर हम विचारों से ठीक कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्या देखा था, स्वाध्याय देखा। स्वाध्याय का मीन्स क्या है, नियम है। स्वाध्याय का मीन्स है अपना अध्ययन करना, अपनी चीज़ों का पता लगाना। इसीलिए तो यम नियम है कि जब डिजीज़ अगर साइकोसोमेटिक हो गई है तो हमें किसकी आवश्यकता है, यम और नियम की, उसके बिना हम ठीक नहीं हो सकते। और अभी की जितनी समस्याएं हैं प्रेजेंट टाइम में, उसमें से 90% कैसी डिजीज़ हो गई हैं, सब साइकोसोमेटिक हो गई हैं। 10% में एक्सीडेंटल केसेस हों या कोई बाय बर्थ किसी की प्रॉब्लम्स हैं, वो अदर केसेस हैं। उसके अलावा जो हैं वो 90% हमारी क्या हो गई, साइकोसोमेटिक डिजीज़ कन्वर्ट हो गई है। पहले छोटी छोटी बातों का हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता था, अब हर छोटी बात हमें चुभती है,
ठीक है। तो इसका मतलब ये सब साइकोसोमेटिक की तरफ जा रहे हैं। बोलेंगे अपर्णा में जी, साइकोसोमेटिक डिजीज की ही लिस्ट में पूछ रही थी। जैसे एक तो आपने हमें डायबिटीज बताई थी, ठीक है, फिर अब आपने हमको ये भी बताई अस्थमा बताया, तो ये साइकोसोमेटिक में हमारा बीपी से संबंधित समस्याएं, हाई बीपी, लो बीपी, सब किससे संबंधित है? सब साइकोसोमेटिक। और तो दी हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक होता है, उसको भी हम साइकोसोमेटिक में डालेंगे? हार्ट की प्रॉब्लम में कई बार होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाँ, तो वो साइकोसोमेटिक में नहीं जाएगा। लेकिन हार्ट अटैक आता है अचानक से, एक है होता है किसी बात को हम नहीं सहन कर पाए, ठीक, हाँ, तो हार्ट, हाँ, तो वो साइकोसोमेटिक में गया, ठीक है। और एक होता है कि समस्या बहुत दिनों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, तो वो आर्टरीज का ब्लॉक होना वो फिजिकल लेवल पे चला गया, बॉडी के लेवल पे चला गया। लेकिन किसी समस्या को हम फेस नहीं कर पाए, कोई चैलेंजेस सामने है उसको फेस नहीं कर पाए, तो वो किस में हमारा गया? वो सब हमारा जाएगा साइकोसोमेटिक में। तो और कौन सी होंगी साइकोसोमेटिक में? आप जितनी बोलती जाइए। ओबेसिटी साइकोसोमेटिक। ओबेसिटी में क्या हो रहा है, कई बार स्ट्रेस जिनका बढ़ा हुआ होता है वो ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप कोई भी काउंट करिए जिसको। और दीदी ओबेसिटी के फिर रीजन तो और बहुत सारे हो सकते हैं ना, हेरिडिटरी भी हो सकता है, उसमें से आपकी मेटाबॉलिज्म रेट भी हो सकती है। वो भी है, हमने कहा कई बार ओबेसिटी किसके कारण है? साइकोसोमेटिक डिजीज के कारण है, ठीक है। कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि व्यक्ति को, जैसे मान लो किसी को कुछ कहना है, बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ एक्सप्रेस करना नहीं कर पा रहा अपनी बात व्यक्त, तो आप देखना ऐसे लोग या तो बिल्कुल भोजन छोड़ देंगे या तो ओवर ईटिंग करने लगेंगे, दो में से एक चीज़, ठीक है। और मोस्टली इसमें ओवर ईटिंग करते हैं तो उसका ओबेसिटी पर चला जाता है, ठीक है। तो साइकोसोमेटिक, जितना हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, इस समय का रिप्रोडक्टिव सिस्टम 90% किसके कारण डिस्टर्ब है? साइकोसोमेटिक के कारण, ठीक है। आप जितना थायराइड है किसके कारण? साइकोसोमेटिक, ठीक। इम्यूनिटी वाला वो कौन सा है जो हेमलता मैम बोलती हैं? ऑटोइम्यून डिजीज पूरा साइकोसोमेटिक है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान से देखेंगे, मोस्टली जो डिजीज है वो हमारी साइकोसोमेटिक है। एक केस मैं अपने घर का लेती हूँ, मेरी बिटिया का जैसे हीमोग्लोबिन ठीक हो जाता है, जब उसका मेडिकेशन वगैरह होता है फिर वो ड्रॉप करता है, तो अभी मेरे को डॉक्टर ने बोला उसका थैलेसीमिया का टेस्ट कराइए, वो कराया तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि ये क्यों होता है ऐसे बार बार, तो उन्होंने 2-3 रीजन तो बताया कि एक तो पीरियड हो सकता है कि आपका जल्दी हो रहा हो, बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा हो, लंबे समय तक चल रहा हो, एक रीजन। दूसरा उन्होंने जो बताया कि उसकी सेल्स में हीमोग्लोबिन की एब्सॉर्प्शन कम है, तो ये आएगी किस कैटेगरी में और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अपर्णा मैम, मेरी तरफ से सॉल्यूशन हम बहुत बार बता चुके हैं। यदि उसने टाइम से सोना और जगना शुरू नहीं किया, उसको दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। ये अच्छा, अब बच्चे क्या होता है, ये बात अगर के मैं डॉक्टर के सामने डिस्कस करती हूँ तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, ये कोई, 2 डॉक्टर्स ने मुझे बोला, एमबीबीएस डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। हॉस्पिटल में दिन भर सारे केस ही देखते हैं, मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो जब हम उन लोगों का जो है ना, एलोपैथी में कोई ऐसी वो बताइए दवा जो वो ये ना कहते हो कि लाइफ लॉन्ग चलेगी, बीपी हो, शुगर, कुछ बताइए आप, बस जाइए और कुछ ठीक नहीं होगा, पूरे जीवन लेना है, ऐसा लगता है पॉलिसी अब इन्हीं के पास मैच्योर होगी जाकर अब हमारी, ठीक है। तो इसलिए देखो, जब भी कुछ ठीक करना हो सबसे पहले चेक करना है, एक हमारा सोने और जगने का समय, दूसरा डाइट, तीसरा हम किस इन्वायरमेंट में बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ, क्योंकि वो हमारे साइकोसोमेटिक डिजीज़ को डेवलप करने में सबसे बड़ा सोर्स रोल प्ले करता है, ठीक। आप अभी थोड़े ऐसे लोगों के पास बैठ जाइए जो बोल दें कोई समस्या ही नहीं, उनको जो समस्या बताओ कहेंगे इसमें क्या है, ठीक। और कुछ ऐसे हैं जो घर में बेड पे लेटे हैं और लेटे लेटे कह रहे हैं कि गद्दा इससे अच्छा होता तो अच्छा रहता, ठीक। तो अब इनका दुख कौन दूर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हमें ये, हमने कहा ना कि क्या करना है, एक सोने जगने का टाइम, फिर एक डाइट हो गया, फिर अपना इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद फिर देख लें कि क्या हमारे जीवन में कोई गोल है कि नहीं है। यदि आपके जीवन में सब हो
और कोई गोल ना हो तब भी आपको कोई ठीक नहीं कर सकता है। चाहे जब तक जीवन है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक गोल जरूर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। जो आप लोग अपने घर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगता पूरी हो गई हैं, क्यों बोलते पढ़ने के लिए, ताकि पढ़ने से ही आपको लगा रहे कि हमें कुछ करना है। और जिस दिन आप कुछ करने का मन खत्म हो गया, आपने बीमारी को आमंत्रण दे दिया। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना एक क्या है, सबसे अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है। और जैसे ही मेंटली हम हेल्दी होंगे, बस पूरी लाइफ हेल्दी बने रहेंगे। ऐसा नहीं, समस्याएं सब आएंगी, लेकिन हर 24 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद फिर हम लोग रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, बोलेंगे सीमा में कुछ कह रहे? दीदी थायराइड भी साइकोसोमेटिक होगी? साइकोसोमेटिक पक्का। दीदी मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ रखी है अभी, अब ठीक और काफी कंट्रोलिंग हो रही है। दवाएं छोड़ देंगी, बस आप समझ लीजिए अब सुधार हो जाएगा। ठीक, और दवा दीदी हो रहा है। हमें तो यही नहीं समझ में आता है कि जिसका दवा चलती है वो एक नहीं, एक इसमें रचना दीदी आती थी, कोई ऐसा नहीं है जो एक दवा शुरू होगी 1 ईयर तब होगा जब उसका दूसरा ऑर्गन खराब हो जाएगा, उसकी दवा शुरू हो जाएगी। फिर आप 3rd ईयर में देखेंगे तीसरी चीज़ें, 5 साल में लगभग आप पूरे सिस्टम के साथ अपने आप को खराब ही पाएंगे। तो फिर आप ये देखिए कि हमें दवा से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। फिर तो कम से कम दवा ही ना लेते, नुकसान होता तो हो ही जाता, नुकसान ऐसे हुआ वैसे हो जाता। और साइड इफेक्ट तो है ही दीदी, और वो तो हर बार की एक इसकी बढ़ा ही देते हैं टैबलेट, तो ये हमारी तो उनका तो काम ही है। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही हमें लगे कि कोई, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो नेचुरल भी हील होना जानती है। नेचुरल हीलिंग का क्या है, समस्या आई, हमने 4-5 चीज़ों को चेक कर लिया कि सोने जगने का टाइम हमारा क्या है, डाइट हम कैसी ले रहे हैं, 3rd में हमने देखा इन्वायरमेंट कैसा है जहाँ पर हम हैं। जरूरी नहीं कि 1-2 लोग खराब हों, लेकिन और भी तो बहुत सारे लोग हैं मिलने जुलने, अगर सब एक जैसे हैं तो फिर वैसे ही हम डेवलप हो जाएंगे। फिर उसके बाद देख लो कोई गोल है कि नहीं है जिसके साथ हम कुछ कर सकते हैं। बस इतनी चीज़ देखते ही आप देखेंगे जहाँ है वहाँ से ठीक होना स्टार्ट कर देंगे। फिर योग में हम लोगों ने प्राणायाम से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, लेट कर बैठ कर खड़े होकर कैसे भी करिए, डबल ब्रीदिंग यदि आपकी होने लगी तो आप अपने ज़िंदगी में खुद ही रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। और जैसी आपको आवश्यकता है प्रकृति वैसे लोगों से मिला देगी आप। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें क्या है, ये हम सब लोग अपना ट्रीटमेंट, क्योंकि इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम लोगों ने ये सोचा कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। जो करना है हमें लोग को करना है, अपने हाथ जगन्नाथ। ठीक, बोलो दिव्या क्या कह रही? मैम जब पहले यहाँ हम आए तो ये लगता था कि लोग आते हैं पर एलोपैथी ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा है, जो हमें ऐसा लगता था। हमने कहा ये तो योग है, ये तो नॉर्मली लोगों को हेल्दी रखने के लिए, पर एलोपैथी बेस्ट है क्योंकि वो डॉक्टर्स होते हैं, इतना एजुकेटेड होते हैं। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मैम देखा MBBS डॉक्टर भी यहाँ आ रहे हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर है वो भी आ रहे हैं। मैम अब कुछ दिन पहले, लगभग 3 महीने पहले, एक हॉस्पिटल की ओनर है, उनके डॉक्टर ऑलरेडी, उनके हस्बैंड डॉक्टर थे, उनको पीछे बैक में प्रॉब्लम हुई और वो यहाँ आ रही थी। मैम उनको देखकर लगा इनका खुद का हॉस्पिटल चलता है, यहाँ विमल नर्सिंग होम रावतपुर में है, तो ये क्यों आ रही है, इनका तो खुद ही है, ये खुद लोगों को ट्रीट करती है। तो मैम समझ में आया कि वो जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए उसके बाद उनको बहुत अकेलापन लगने लगा। तो कभी कभी वही मेंटली प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी लोग बीमार रहने लगते। उनका बेटा बाहर रहने लगा, वो आती थी तो उनको रेकी हम देते थे, तो उनकी बातों को सुनते थे, उनको हील करते थे, वो सो जाती थी, अच्छा लगता था, लेकिन कुछ टाइम के लिए। लेकिन उनके प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। और 3 महीने बाद उन्होंने खुद एनालाइज किया कि उनका मेन कारण था उनका पोस्चर और उनका बैठने का तरीका नहीं ठीक था। जब उन्होंने 3 महीने आकर खुद में साधना करी और अपने ऊपर थोड़ा संयम रखा, तब जाकर समझ में आया। एक बार कोई बताता तो नहीं समझ में आता मैम, हमें भी कोई बोलेगा तुम ठीक से नहीं बैठ, हमें जब दिव्या की रेकी लेगी तब तब हमको ये समझ में आया।
देखो दीदी ये तो कटु सत्य है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट बहुत कम टैबलेट लेते हैं। मेरे कॉलोनी वो में वो लेते खुद ही तो नहीं लेते हैं, हम लोगों को बस देते रहते हैं। डॉक्टर्स जितने वो भी हैं, ऋषिकेश एम्स में हमने बोला था, संस्कृत विश्वविद्यालय और क्या पूरा वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जितने एक्सपर्ट डॉक्टर थे उन्होंने कहा हम अपना ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एलोपैथी केवल 5% काम करती है। अब समझ आए, ये वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट बोल रहे हैं एलोपैथी। ठीक, तो इसका मतलब है कि फिर अब हमें तो सजग होना चाहिए कि हम फिर क्यों ले रहे हैं दवा। ठीक, तो सबसे पहले तो दवा को समझें कि हम ले क्यों रहे हैं, फिर दवा का एक ऑप्शन ढूंढें कि इसके ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, और धीरे धीरे देखेंगे फिर हम लोग अगर एक सिस्टम हम लोग ने मेंटेन कर लिया तो ठीक होने के चांसेस बनेंगे। बोलो दीदी क्या करें। मैम एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना बताना। जब शुरू शुरू में हम यहाँ पे आए थे, षटकर्म सीख लिया था, तो करवा चौथ पे घर पे बहुत सारा भोजन बना था, तो हमने वो खा लिया। उसके दूसरे या तीसरे दिन हमको फीवर आया, तो हमने सोचा मेडिसिन ले लें, पर हमने सोचा नहीं, इतना सीखने के बाद भी अगर हमने दवा ली तो हमको धिक्कार है ये सब सीखने पे। हमने कहा हमको ठीक होना है तो इसी से। फिर शाम का समय था, तो हमने सिर्फ डायरेक्ट बस्ती जो गुरुजी सिखाते वो बस्ती क्रिया की और सो गए। सुबह मेरा बुखार एकदम ठीक हो गया, और फीवर के बाद लोगों का मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है ना, वो भी नहीं हुआ, और उसके बाद मतलब कुछ फील ही नहीं हुआ, और फीवर अपने आप ही ठीक हो गया। तो लगा कि शोधन करने से या षटकर्म की कोई क्रिया अपना ले तो अपने आप ही ऑलरेडी चीजें लगभग ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में कोई चीज़ एक्सेस आ गई है, ठीक है, अब वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं, विजातीय द्रव। ठीक, अब उनको वात पित्त कफ तीनों में से किसी भी माध्यम से निकालना है, तो सबसे पहले विजातीय तत्वों को निकालने का माध्यम क्या है, वॉमिटिंग या लूज मोशन। सबसे पहला माध्यम, या तो वॉमिट करो, कुंजल कर दो, या फिर लूज मोशन। दोनों में से कोई भी चीज़ हुई, आधा आपका वहीं पर नॉर्मल हो गया, 50% आप वहीं ठीक हो गए। अब उसके बाद का क्या है, फिर हमें ठीक हो, जैसे आप ये डिजीज़ है, अगर आपने एक एक पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे एलोपैथी में देखते हैं ना, इसका ये सबका अलग अलग चल रहा है, वो ओवरऑल कभी जाते ही नहीं। आप उनसे कह दो आँखों में जलन हो रही है, आँखों की जलन की दवा शुरू हो जाएगी। एक बार भी ध्यान नहीं जा रहा है कि इसका पित्त बढ़ा हुआ है, इसका मतलब या तो इसका जो भोजन ले रहा है वो ऐसा है जिसमें अग्नि तत्व अधिक है, या फिर ऐसा है कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में है कि अग्नि तत्व अधिक है, या फिर ये कुछ ऐसे इसके विचार ऐसे चल रहे हैं जो अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब उसमें से वो कोई चीज़ नहीं चेक कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि जो हम लोगों का आयुर्वेद है वो क्या कर रहा है, ये ओवरऑल देखा है कि बस वात पित्त कफ तीनों में से चेक कर लो किससे संबंधित समस्या है, एक सिस्टम पता हो, एक ऑर्गन्स पता हो, और वात पित्त कफ हमें मोटा मोटा नॉलेज हो केवल कि वात पित्त कफ से मतलब कौन सी डिजीज़ किस से संबंधित है त्रिदोषों में से, फिर उसके डोमिनेंट होने का टाइम देख लें, बस उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को सेट कर दिया जाए। इतना काम जैसे ही हम लोग करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि धीरे धीरे हम ठीक होना शुरू कर देंगे। और अभी ऐसे हम लोग कर ही नहीं, हमें सिंपल सा लगता है, जैसे मान लो किसी को सिर दर्द हो रहा है, आप देखेंगे सिर दर्द के 500 से भी अधिक कारण है। अब देख लो वात के कारण सिर दर्द बढ़ा है कि पित्त के कारण कि कफ के कारण, पहले हम उसको देख लें। फिर उससे संबंधित एक तो है कि स्वर चेंज कर लो, वो भी अगर हमने दूसरी करवट ले लिया, स्वर चेंज कर दिया तो भी हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है। फिर प्रकृति के अनुसार हम कोई ट्रीटमेंट ले लें जो हमारी क्रियाओं में है वो ले लें, बस उतना करना है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अब अगर हमने अभी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन इससे बनेंगे 7, 8, 9, 10 ये कैसी यूनिट है, जो आगे की हमारी 6 यूनिट है, बस उनका प्रैक्टिकल पार्ट है। अब यदि वो प्रैक्टिकल पार्ट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका वहाँ हमने प्रॉपर थ्योरी देखी है, यहाँ उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिकल पार्ट में कभी टू द पॉइंट क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते, वहाँ क्वेश्चन क्या होगा, हमारे कॉमन सेंस के बेस पर पूछे जाएंगे। तो कॉमन सेंस हम एक एक बीमारी को नहीं, बीमारी को हमने आपसे बोला था, अभी ये पूरा जब आप इसको देख लेंगे फिर यहाँ क्या करेंगे, जो रिसेंट में जो डिजीज़ के नाम हैं, कई डिजीज़ अभी डिजीज़ के नेम आए जो आज से 1 साल पहले नहीं थे। कोविड क्या था, पहली बार तो आया था, फिर कोविड के रिएक्शंस अभी भी लोगों को आ रहे हैं, उनके भी अलग अलग नाम आ गए। तो ये क्या, उसकी एक लिस्ट देंगे और लिस्ट को कनेक्ट किससे कर देंगे, वात पित्त और कफ से।
तो वात पित्त कफ से किया तो सिस्टम और ऑर्गन्स आपने कनेक्ट समझ जाओगे आप, तो फिर कहीं वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो करना क्या है, हमने 6 बज गया, हमने आजकल क्लास हम किसी कारण से थोड़ा लेट ज्वाइन करें। अब 5 मिनट कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सब लोग अपना एक होमवर्क राइटिंग में नोट कर ले पूरा, कि जितनी हमारी यहाँ पर डिजीज़ हैं उसका जो स्टार्टिंग में देख लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे नंबरिंग दी हुई है, उन डिजीज़ को क्या करना है, वात पित्त कफ 3 दोषों में से किस दोष से संबंधित है, दूसरा कौन सा दोष प्रभावित हो रहा है, कौन सा सिस्टम है और कौन सा ऑर्गन्स है। ठीक, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में वहाँ कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और साइकोलॉजी के टर्म में कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आदि से व्याधि आ रही है कि व्याधि से आदि आ रही है। ठीक, इतनी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा वो बनाएंगे, कॉलम बना के डिस्कस करेंगे। या तो आप एक एक करके डिस्कस करना, या तो ओवरऑल एक साथ, जैसे अभी हमने बोला कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब एक साइड कर दी, बस उसके सामने बता दिया हमने सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर जहाँ हमारे नीचे देखेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमेशा किससे संबंधित होते हैं, मोस्टली वात से। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ किससे संबंधित होती है, मोस्टली वात दोष से। ठीक है, जितना वात, कई बार लोग सोचते हैं हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, सोचते दिन रात हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस सोचते हैं और आपकी चीज़ें पूरी ना हो तो वात दोष बढ़ जाएगा। सोचे बहुत अधिक और वो करे ना तो क्या बढ़ेगा, वात दोष बढ़ेगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, तो वो हमारे दोष देखने हैं वहाँ पर, और दूसरा ये भी देख लेना है कि जो हमारा गट टू ब्रेन कनेक्शन है, ठीक है, उसको इतना ध्यान में रखते हुए सबके सामने सारी चीज़ लिखेंगे। फिर एक जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड लिस्ट है वो बना देंगे। कैसे बनाएंगे कि किस पूरे कैटेगरी के, जो एक कैटेगरी में जितनी डिजीज़ आ रही हैं उनका षटकर्म क्या होगा, सूक्ष्म व्यायाम क्या होंगे, आसन क्या होगा, प्राणायाम कौन से होंगे, ध्यान कौन सा होगा, और प्राणायाम और बंद मुद्राएं और बंद कौन से होंगे, यम और नियम में किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, और आहार कौन सा होगा हमारा, उनको लिख देंगे। अब एक लाइन में बस हमको बताएंगे जो यम और नियम है, इनमें वात पित्त कफ, वात के लिए कौन से यम नियम का अंग काम करेगा, कौन सा लिम्स काम करेगा, अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं विचारों का संग्रह नहीं करना है। वेरी गुड, वात में। और क्या सपोर्ट करेगा वात में, स्वाध्याय, स्वाध्याय भी वात में काम करेगा। ठीक, अब ऐसे ही आते पित्त में। पित्त में क्या यम और नियम में क्या क्या काम, कौन कौन से में से काम करेंगे, मैम अहिंसा। वेरी गुड। और अहिंसा का मतलब है जब हमारे हिंसक विचार नहीं आएंगे तो पित्त हमारा डाउन रहेगा। ठीक, और मैम संतोष हो सकता है इसमें, संतोष कर सकते हैं, क्योंकि पेट हमारा, पेट की चीज़ें जो हैं जब तक संतोष नहीं आएगा, लोभ वाली प्रवृत्ति से पेट की बीमारियां कभी ठीक नहीं होती हैं। पाचन तंत्र कभी भी हमारा ठीक नहीं हो सकता है, यदि हमारी लोभ वाली प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है तो फिर पाचन तंत्र ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और मैम बट मुझे मतलब प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि वात वाले ज्यादा लोभी होते हैं। सबसे उनका अधिक जिनका नहीं, तो सबसे अधिक 3 जो दोष हैं वात से संबंधित कितनी प्रॉब्लम्स है, 80%, 80 टाइप्स होती है, उससे हाफ पित्त की पित्त में, 50 है, हाँ, और कफ की 20 है। ठीक वो ऑलरेडी पता बात, क्योंकि बात विचारों के संबंध में आ रहा है ना, तो सारी डिजीज कहाँ से आ रही है, विचारों से आ रही है, साइकोसोमेटिक उसी से तो जा रहा है हमारा। ठीक है, तो वो अन्नमय कोश खराब है ना, तो फिर वो चेन बनती जाती है फिर मेंटल। अन्नमय भी और प्राणमय भी, ठीक, दोनों वहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि प्राणमय का मतलब हुआ ऑक्सीजन प्रॉपर जा ही नहीं रहा है, कि अगर हम जिस समय आप डीप ब्रीदिंग करते हैं विचार कम हो जाते हैं, तो हम डीप ब्रीदिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो प्राण में भी, प्राण और अपान दोनों डिस्टर्ब है। ठीक है, प्राण और अपान दोनों डिस्टर्ब है। फिर अब कफ दोष के लिए
बताइए, यम और नियम में से क्या करेंगे? मैम इसमें तप करेंगे। वेरी गुड, तप करेंगे। ठीक, तप का मतलब हो गया शरीर से अब काम लेना। ठीक है, तप में मोस्टली शरीर से, या तो व्रत कर रहे हैं तो शरीर, ठीक है, कुछ भी करेंगे तप का मतलब है शरीर में जा रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, फिर ब्रह्मचर्य भी आ गया वहाँ पर, वो भी हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमें सारी चीज़ें, क्योंकि यम नियम क्यों रखे गए हैं यहाँ पर, यम नियम इसीलिए तो रखे गए, उसका भी तो कोई कारण होगा, नहीं तो यम नियम को रखने की आवश्यकता ही नहीं थी, आचार और व्यवहार जो लिखा हुआ वहाँ पर। ठीक है, तो यम नियम यहाँ पर इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो हमारे त्रिदोष हैं वो कैसे असंतुलित हैं, तो उन्हें संतुलित करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किनका हम प्रयोग करके, क्योंकि जब हम लोग कहीं किसी को कुछ बताएंगे, समझाएंगे या खुद के लिए करेंगे तो हमें भी तो पता होना चाहिए। जब आपके जो थॉट प्रोसेस है बहुत डिस्टर्ब हो रही है तो कौन कौन सी चीज़ें काम कर जाएंगी, एक स्वाध्याय आपका काम कर जाएगा, दूसरा क्या, प्राणायाम काम कर जाएगा। ठीक है, डीप ब्रीदिंग काम कर जाएगी आपकी। तो ये क्या है, ये हमें पूरे ध्यान में रखना है कि वात पित्त कफ जो है प्रकृति के अनुसार हमें भोजन भी लेना है, टाइमिंग भी ध्यान रखनी है सोने जगने की, फिर उसके बाद जो यम नियम है वो, फिर हमारा जो पूरा एक पैटर्न है षटकर्म का, फिर सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, उसी में हमारे बंद और मुद्राएं कनेक्ट हो गई, फिर ध्यान हमारा हो गया, और ओम चैंटिंग क्या है, आ उ मा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए वो त्रिदोष नाशक है। ठीक, ओम चैंटिंग क्या है, त्रिदोष नाशक है, इसलिए ओम चैंटिंग को सभी के लिए करवाया जाता है। बस ओम चैंटिंग में आँख किसको नहीं बंद करवाई जाती है, जो लोग सीवियर डिप्रेशन में होते हैं उन्हें आँख बंद करके नहीं कराते हैं, उन्हें ओपन आइज कराएंगे, अदरवाइज सबको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा के आइज क्लोज करा के करेंगे। ठीक है, तो अब हमको ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद अब 100% नहीं कह रहे हैं कि कल से क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, कल से क्लास नहीं लेंगे और अब हम क्लास लेंगे 24 तारीख को। तो अब क्या क्या होमवर्क करना है, तो उसमें सारा डिजीज़ वाला पार्ट है, इसको पूरा कवर कर देंगे। ठीक, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही बिल्कुल ना समझ आ रहा हो तो ग्रुप में डालेंगे, या तो रचना जी रिप्लाई करेंगे या तो हम करेंगे। ठीक है, और किसी को कोई अच्छे आइडियाज़ आ रहे हो तो कोई और भी कर देगा। ठीक है, दूसरा क्या होमवर्क करना है, डेली ये काम सुबह कर लेना है, और 2 पेपर जो हैं फर्स्ट और सेकंड, उसको जितने लोगों को नेट JRF का एग्ज़ाम देना है वो सब सुबह सॉल्व कर 2 घंटे की स्टडी सुबह करके फिर अपना जो भी काम करना है दिन में, जैसे भी फेस्टिवल की तैयारी करनी वो करनी, क्योंकि फिर ना दिन में ना रात को कोई टाइम नहीं मिलेगा किसी को, और एक बार सोने से पहले अपना सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, इतना करके हम लोग 24 तारीख को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग आराम से लीव करेंगे। ठीक है, शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। चलो, नाउ रब योर palm.